ठीक है ना। अच्छा, अब आज जो है वो हम कुछ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना। आप सबको ये तो मालूम होगा कि हमारे पास जो कॉस्ट्स होती हैं उसमें से कुछ कॉस्ट्स होती हैं, कॉस्ट को अगर हम बाइफरकेट करें ना, कॉस्ट को अगर हम बाइफरकेट करें, या जो हमारे पास ख़र्चे होते हैं एक कंपनी के, उसको अगर हम बाइफरकेट करें तो हम उसको बहुत सारे तरीक़ों से बाइफरकेट कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये होता है कि हम कॉस्ट को बाइफरकेट करें बाय इट्स बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर यानी कि जिस तरह से कॉस्ट बिहेव करती है उस हिसाब से हम इसको बाइफरकेट करें या ब्रेक करें। अच्छा, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर यानी कि बिहेवियर के हिसाब से जब हम कॉस्ट को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और एक कॉस्ट कहलाती है हमारी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। इनको हम कुछ हद तक आज जो है वो डिस्कस करते हैं, और इस तरह के जो सेशंस हैं शुरू में मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने के फेवर में, अलबत्ता कुछ दिनों बाद हम जो है वो चीज़ों को पेसअप करेंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं फ़िक्स्ड कॉस्ट की, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं और फ़िक्स्ड कॉस्ट की सही डेफिनेशन क्या है? फ़िक्स्ड कॉस्ट की कोई डेफिनेशन मुझे बता सकता है? चाहे आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दो, चाहे आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दो, चाहे आप यहाँ पर मुझे जो है वो ब्रीफ कर दो बोल कर, और मुझे बताओ कि भाई फ़िक्स्ड कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं। किसी को मालूम है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, किस तरह की कॉस्ट होती है, क्या कॉस्ट होती है, फ़िक्स्ड कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं? हाँ भाई, फ़िक्स्ड कॉस्ट का क्या? एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। फ़िक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है दैट डज़ नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो FAR1 पढ़ कर आए हो, उन लोगों ने FAR1 में पढ़ा होगा, QM में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो भाई फ़िक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती थी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज ना हो, यानी कि यूनिट्स के साथ जो है वो चेंज ना हो। अगर कंपनी ज़्यादा या कम यूनिट्स बनाए तो वो कॉस्ट जो है वो सेम रहे। अच्छा, इस कॉस्ट की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रेंट। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का रेंट। एक फैक्ट्री का जो रेंट है वो फ़िक्स कॉस्ट की एग्जांपल क्यों है? एक फैक्ट्री का जो रेंट है वो फ़िक्स कॉस्ट की एग्जांपल क्यों है? आप उस फैक्ट्री में जितने भी यूनिट्स बनाओगे आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट पे करना होगा। मिसाल ले लेते हैं कि लेट से मैंने एक फ़ैक्ट्री ली किराए पर, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि उसका मैं 100 रुपये का एक महीने का किराया पे करता हूँ, ठीक है ना। अब लेट से जनवरी का महीना है, फ़ैब का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी महीना हो, ठीक है ना। लेट से मैं साथ में प्रोडक्शन या यूनिट्स भी मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से जनवरी में मैंने जो है वो एक यूनिट मैन्युफैक्चर किया, तो मुझे जो रेंट देना होगा वो 100 रुपये देना होगा। रेंट जो तय हुआ है वो महीने का 100 रुपये रेंट तय हुआ है, और इसीलिए मुझे 100 रुपये का रेंट पे करना होगा। फ़ैब में अगर मैं 2 यूनिट्स बनाता हूँ तो भी 100 रुपये रेंट पे करना होगा। मार्च में अगर 3 यूनिट्स बनाता हूँ तो भी 100 रुपये का रेंट पे करना होगा। अप्रैल में अगर 4 यूनिट्स बनाता हूँ तो भी 100 रुपये का रेंट पे करना होगा। और अगर मई में मैं 5 यूनिट्स बनाता हूँ तो भी मुझे 100 रुपये का ही रेंट पे करना होगा। तो ये एक कुछ बच्चों के लिए रिविजन था कि भाई फ़िक्स कॉस्ट क्या है। फ़िक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ ना हो, चेंज ना हो, जितनी है उतनी ही रहे। अगर यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं तो भी उतनी ही हो, और अगर यूनिट जो है वो कम हो जाए तो भी उतनी ही हो, ज़्यादा हो जाए तो उतनी ही हो, ठीक है ना। अच्छा, फ़िक्स कॉस्ट का भाई एक बेसिक सा ग्राफ मैं बनाऊंगा यहाँ पर, उसमें हम यहाँ पर यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखते हैं। 0 यूनिट्स हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, जितने भी यूनिट्स हों, हमारी जो कॉस्ट होगी वो 100 रुपये ही रहेगी, ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। इस कॉस्ट को हम कहते हैं हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
अच्छा, जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल पर अपलोड किए हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आज मैंने जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे उस पर जो है स्क्राइबर के पोर्टल का आप लोगों को लिंक भी दिया है। आप वहाँ जाकर आराम से कोई 6, 7, 8 घंटे के कॉस्टिंग के लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंजॉय कर सकते हो, उससे बेनिफिट ले सकते हो, और उसमें वो चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। वहाँ पर हमारा फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसमें मैंने कवर करा हुआ है। दूसरी चीज़ है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ भाई, अगेन मैं कहूँगा कि कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर मुझे बताए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, या चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दो जल्दी से कि वेरिएबल कॉस्ट किस तरह की कॉस्ट को कहते हैं, कौन सी कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये एक और बेसिक टाइप है कॉस्ट की, कोई भी बच्चा जो मुझे बता सके। अच्छा, मुताहिर कहता है दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्सेलेंट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट चेंजेस with level of activity या नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही हो, चेंज हो रही हो। अगर आप ज़्यादा यूनिट्स बनाओ तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो, अगर आप कम यूनिट्स बनाओ तो कॉस्ट डिक्रीज़ हो, ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा सर, वेरिएबल कॉस्ट को भी ज़रा आप ग्राफ्स पे एक्सप्लेन कर दें, या इसको जो है आप बता दें कि भाई अमाउंट्स में किस तरह से इसको लिख सकते हैं, या कोई एग्जांपल बता दें। फॉर एग्जांपल लेट से एक शॉप है जिसमें फ़र्नीचर बनता, ठीक है ना। लेट से एग्जांपल ले लो, लेट से टेबल्स बनते हैं, ठीक है ना। टेबल्स में हमारे पास जो वुड का इस्तेमाल है ना, वुड की कॉस्ट या वुड का जो इस्तेमाल है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों सर वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है ये ज़्यादा टेबल्स बनाएगा तो वुड का ख़र्चा ज़्यादा होगा, कम टेबल्स बनाएगा तो वुड का ख़र्चा कम होगा। एज्यूम कर लो एक टेबल बनाने के लिए जो वुड की कॉस्ट है, या मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेट से एक टेबल पर 25 रुपये का वुड इस्तेमाल होता है, 25 पर यूनिट, ठीक है ना। एक टेबल आप बनाते हो तो 25 रुपये का वुड इस्तेमाल होता है। ये 25 रुपये क्या है? ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एक यूनिट पर लगने वाली कॉस्ट। इसकी एग्जांपल लेते हैं, लेट से जनवरी, फेब, मार्च, ऊपर हम यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और हम लिखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा तो 25 रुपये के हिसाब से मेरा ख़र्चा भी 0 रुपीज़ होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो 25 रुपये के हिसाब से मेरा ख़र्चा जो होगा वो 25 रुपये होगा, ठीक है। अगर मैं 2 यूनिट्स बनाऊंगा अगले महीने तो मेरा ख़र्चा 25 रुपये के हिसाब से टोटल 50 रुपये होगा। तो ये अगर आप इस पर्टिकुलर कॉस्ट की बात करते हो तो जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा बनाते रहोगे वैसे वैसे ये ख़र्चा इंक्रीज़ होता रहेगा। इसीलिए इस स्पेसिफ़िक कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ये यूनिट्स के साथ इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है इन 2 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट में तो मुझे काइंडली बताओ। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? 0 यूनिट्स पर 0 की वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट पर 25 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, 2 यूनिट्स पर 50 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, स्क्रैबर्स के जो पोर्टल है उस पर मैंने जो है इसका लेक्चर भी डाला हुआ है, और उसमें जो है वो ये चीज़ें डिटेल में और मुख्तलिफ ग्राफ्स और एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस हुई हुई हैं। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हो, या आप मुझसे माइक के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी का कोई सवाल हो वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। ये हमारी दूसरी तरह की कॉस्ट है जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यह हमारी दूसरी तरह की कॉस्ट है जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अ कॉस्ट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज होती रहे, ऐसी कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। अच्छा जी, अगली हमारी कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अ कॉस्ट एक ऐसा खर्चा दैट इज कॉम्बिनेशन, a cost that is combination of both fixed and variable, ठीक है ना। a cost that is combination of both
फिक्स्ड एंड वेरिएबल, एक ऐसा खर्चा जिसमें कुछ एलिमेंट जो है वो वेरिएबल हो और कुछ एलिमेंट जो है ना वो फिक्स्ड एलिमेंट हो, ठीक है ना। अ कॉस्ट दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यानी कि कुछ उसमें हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा उसमें वेरिएबल हो। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? चैट बॉक्स में एग्जांपल दे दो मुझे, इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आपके दिमाग में आती है। हम अगर इस तरह की कॉस्ट की बात करें सेमी वेरिएबल जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो, इसकी एक एग्जांपल हो सकती है अच्छा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्यों सर इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों? इलेक्ट्रिसिटी बिल की जब हम बात करते हैं तो इस बिल के दो हिस्से होते हैं। सर क्या दो हिस्से होते हैं? एक आपका होता है लाइन रेंट, एक आपका होता है लाइन रेंट। सर लाइन रेंट क्या होता है? लाइन रेंट वो अमाउंट है जो आपने पे करना है रिगार्डलेस कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे। आपके घर पर अगर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है तो आपने लाइन रेंट पे करना ही करना होगा, और लेट से ये है आपका ₹50, ठीक है। इसके बाद एक हिस्सा वो होता है जो यूनिट्स के साथ पर यूनिट, यानी कि यूनिट्स पर डिपेंड करता है, यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेट से है ये है ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, यानी कि के इलेक्ट्रिक ने ये बोल दिया कि 50 रुपये तो आपको देने ही देने हैं लाजमी तौर पर, और जितने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करोगे हर यूनिट के अगेंस्ट 10 रुपये दोगे। अब मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ, और मैं कॉस्ट लिखता हूँ, और इसकी ज़रा हम मिसाल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करूँगा तो मेरा ख़र्चा 50 रुपये होगा। अगर 1 बिजली का यूनिट इस्तेमाल करूँगा तो मेरा ख़र्चा 60 रुपीज़ होगा। अगर बिजली के 2 यूनिट्स इस्तेमाल करूँगा तो मेरा ख़र्चा 70 रुपये होगा। अगर 3 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करूँगा तो मेरा ख़र्चा 80 रुपये होगा। जब 0 यूनिट्स बिजली की इस्तेमाल करूँगा तो मुझे फ़िक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही करनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कोई भी नहीं होगी। जब 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करूँगा तो 50 रुपये की मुझे फ़िक्स कॉस्ट पे करनी ही करनी होगी, और 1 यूनिट जो मैंने इस्तेमाल किया है उस एक पर्टिकुलर यूनिट के मुझे 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये पे करने होंगे। जब 2 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करूँगा तो 50 रुपये मुझे फ़िक्स पे करने होंगे, और 10 रुपये के हिसाब से 2 यूनिट्स के मुझे 20 रुपये पे करने होंगे, यानी कि 70 रुपये। और जब मैं 3 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करूँगा तो 50 रुपये मुझे फ़िक्स पे करने होंगे, और 10 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट्स के मुझे 30 रुपये वेरिएबल पे करने होंगे, ठीक है। सर इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? एक ब्रीफ ग्राफ आप बता दें। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि 0 यूनिट्स पर आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं, 1 यूनिट पर आपका बिल 60 आएगा, 2 यूनिट्स पर आपका बिल जो है वो 70 आएगा, और 3 यूनिट्स पर आपका जो बिल है वो 80 आएगा। 60, 70 एंड 80, ठीक है ना। तो ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने पिछली अपनी पढ़ाई में पढ़ा हुआ हो, और इसको हम लोग रिकैप कर रहे हैं ब्रीफली। और इसके भी अगेन मैं ये बोलूँगा कि मैंने स्क्रैबर्स के पोर्टल पर लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, वो आप विज़िट कर और व्यू कर सकते हो। मैंने 6, 7, 8 घंटे के लेक्चर्स ऐसे ही डाल दिए हैं जो आप देखकर और बेनिफिट हासिल कर सकते हो, फ़ायदा हासिल कर सकते हो। अच्छा जी, किसी का यहाँ तक कोई सवाल अगर है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ नो क्वेश्चन सर, नो क्वेरी सर, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन चल रही है या नहीं, आप लोग ज़िंदा हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो या नहीं, और फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, चौथी टाइप कौन सी है सर कॉस्ट की? भाई चौथी टाइप हमारी है स्टेप फिक्स्ड, ठीक है, मैंने देख ली चैट, बहुत ज़बरदस्त। स्टेप फिक्स कॉस्ट। सर स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट किस तरह की कॉस्ट को कहते हैं? जब हम स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, पहले तो सेम रहे जिस तरह से फिक्स कॉस्ट होती है, देन रिमेन्स सेम, देन चेंजेस, और इसी तरह कहानी चलती रहे। लेकिन यानी कि ऐसा एक खर्चा जो सेम रहे फिर इंक्रीज़ हो, यानी कि चेंज हो, फिर सेम रहे फिर इंक्रीज़ हो, फिर सेम रहे, इस तरह का एक खर्चा जो है उसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अच्छा जी सर, इसकी एग्जांपल ये है कि लेट से आपने एक रेस्टोरेंट सेटअप किया,
ठीक है ना, एक रेस्टोरेंट है आपके पास, रेस्टोरेंट में आपने जो है वो एक सुपरवाइज़र हायर किया, सुपरवाइज़र को हायर किया आपने। अच्छा सर, इस सुपरवाइज़र का काम क्या है? भाई सुपरवाइज़र की लेट से तनख्वाह है 25,000 रुपये, और इस सुपरवाइज़र का ये काम है कि वो ये देखे कि वेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। फिर आपने वेटर्स रखे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेटर्स और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपरवाइज़र की सैलरी की कॉस्ट। एक सुपरवाइज़र रखा 25,000 रुपये की सैलरी पर। एक वेटर था रेस्टोरेंट में, उसने बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ कि ये सही काम कर रहा है नहीं। वेटर्स 2 हो गए, उसने बोला ठीक है मैं दोनों को देख लूँगा। 3 वेटर्स हो गए, उसने तीनों को देख लिया कि भाई वो तीनों सही काम कर रहे हैं या नहीं। अलबत्ता जब चौथा वेटर आया तो उसने ये कहा कि भाई मैं अकेला इन तीनों को तो देख सकता हूँ, चौथे बंदे को मैं नहीं देख सकता, आप एक और सुपरवाइज़र को हायर करो। तो मेरी जो सुपरवाइज़र की कॉस्ट है वो 25,000 से 50,000 पर चली जाएगी, क्योंकि अब इफ़ेक्टिवली एक नहीं बल्कि 2 सुपरवाइज़र्स आ जाएंगे। फिर जब तक 5 या 6, 4, 5 या 6 वेटर्स हैं तो 2 सुपरवाइज़र्स उनका काम देख सकेंगे और ये चीज़ सुपरवाइज़ कर सकेंगे कि चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। जैसे ही 7 वेटर्स हो गए तो इनको एक और सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा और टोटल ख़र्चा 75,000 पर चला जाएगा। फिर 7 या 8 या 9 वेटर्स तक वो ख़र्चा 75,000 रहेगा। यानी कि अगर हम इस कॉस्ट की बात करते हैं तो हुई ये रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे वेटर पर ख़र्चा 25,000 है, चौथे, पाँचवें, छठे वेटर पर ख़र्चा 50 हो गया, 7वें, 8वें, 9वें वेटर पर ख़र्चा 75,000 हो गया। यानी कि ख़र्चा 25 था, फिर सेम रहा, फिर 50 पर गया, फिर सेम रहा, और फिर 75 पर गया और सेम रहा। इसका रफली एक ग्राफ अगर बनाएं हम, 1, 2 या 3 वेटर्स पर ख़र्चा 25,000 है, 4, 5 या 6 वेटर्स पर ख़र्चा जो है वो 50,000 है, 7, 8 या 9 वेटर्स पर जो ख़र्चा है वो 75,000 है। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी लोगों के लिए होपफुली एक रिवीजन होगा। जो लोग FAR1 देकर आए हो, जो लोग FAR1 नहीं देकर आए हो, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आपको कोई भी बात नहीं समझ आई, आप मुझसे चैट बॉक्स में कम्युनिकेट कर पूछ सकते हो। अगेन मैं पूछूंगा इस स्टेप फिक्स कॉस्ट में कोई मसला है तो मुझे काइंडली बता दो। पोर्टल पर मैंने इनके डिटेल्ड लेक्चर्स भी रखे हैं ताकि आप लोग उसको देख सको, और कोई भी अगर आपने बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सको। ठीक है भाई, अच्छा जी आगे बढ़ें क्या? काइंडली आप लोग थोड़े टाइम बाद जो है ना वो चैट बॉक्स में कुछ एक्टिविटी शो किया करो ताकि मुझे ये पता चले कि मैं आप लोगों के साथ और आप लोग मेरे साथ हो या नहीं। कुछ क्लासेस तक हमें इस तरह की बेसिक कॉस्टिंग की टर्म्स को डिस्कस करना होगा ताकि हम लोग जो है वो एक अपना दिमाग बना लें कि कॉस्टिंग जो है वो उसमें हमें किस तरह की टर्म्स जो है उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, तो अगली चीज़ पर चलते हैं भाई, अगली चीज़ पर चलते हैं। ठीक है ना सर, पर यूनिट बाद में समझाएंगे। हाँ उमर, मैं पर यूनिट कॉस्ट बाद में भी समझाऊंगा, और अगर तुम्हें पोर्टल से पहले देखना हो तो पोर्टल पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब भाई मैंने आप लोगों को कॉस्टिंग की कुछ 4 तरह की कॉस्ट, यानी कि मैंने ये बता दिया फिक्स क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है और स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है, ये बता दिया। अब मैं उस एरिया को हिट करने लगा हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो में इनकी ग्रिड्स डिस्कस करी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, और उस ग्रिड्स के हिसाब से एक स्पेसिफिक ग्रिड है जिसपे CVP और डिसीजन मेकिंग वगैरह वाली चीज़ें हैं। CVP एनालिसिस का जो टॉपिक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यार ये टॉपिक जो है ना वो आप समझ लो, CVP एनालिसिस का जो टॉपिक है ये टॉपिक जो है ना भाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस स्पेसिफिक टॉपिक से आपका कोई ना कोई सवाल बनकर आएगा ही आएगा, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अगली अटेम्प्ट में नहीं आया तो उससे अगले अटेम्प्ट में आएगा। के पिछले पास्ट पेपर्स अगर आप कॉस्ट के देखते हो तो कॉस्ट के पास्ट पेपर्स में आपको ये नज़र आएगा कि ICAP जो है वो CVP एनालिसिस उसका एक फेवरेट टॉपिक है और उससे वो जो है वो सवालात बनाकर पूछा करता है। तो अब अपने रजिस्टर्स के एक नए पेज पर आ जाना और हम CVP एनालिसिस जो है उसका आज एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई CVP एनालिसिस क्या है, कैसे चलता है, क्या इसमें बातें हम डिस्कस करेंगे, क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब तैयार हो? क्या मैं CVP एनालिसिस की डिस्कशन स्टार्ट करूँ? डन है? मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन हुआ है और मैं आप लोगों के चैट जो है वो देख रहा हूँ। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है चलो डन करते हैं। देखो CVP एनालिसिस के भी मैंने लेक्चर्स आपके पोर्टल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस टॉपिक को, इस स्पेसिफिक टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखो। ठीक है ना, ये टॉपिक एक आप कह लो कि एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना,
इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में जो बातें करी जाएंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बातें करी जाएंगी। अच्छा भाई, सीवीपी एनालिसिस में सबसे पहली शर्त याद रखना, सीवीपी एनालिसिस में सबसे पहले शर्त याद रखना वो ये है कि हमने ये पढ़ा कि 4 तरह की कॉस्ट है, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, हमने पढ़ा कि सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड है और स्टेप फिक्स कॉस्ट है। सीवीपी एनालिसिस ये कहता है कि भाई मेरे चैप्टर में आने से पहले या मुझसे बातचीत करने से पहले या मेरे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले आपके पास जितनी भी कॉस्ट हो ना, उसको आप अमूमन आमतौर पर कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, आप उसको वेरिएबल या फिक्स्ड में बाइफरकेट करना, ठीक है ना। अच्छा सर, सीवीपी एनालिसिस से होगा क्या? देखो यार, सीवीपी एनालिसिस के चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा, फॉर एग्जांपल कुछ मिसालें लेता हूँ कि यार कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है। यानी कि एक कंपनी या एक तुम बिज़नेस शुरू करते हो तो तुम ये देखते हो ना, यार मैं लेट से एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, भाई कितनी चीज़ें मैं बेच लूँगा कि मुझे नुकसान नहीं होगा, चाहे फ़ायदा ना हो लेकिन मेरी कॉस्ट जो है फिक्स वाली वो कवर हो जाएगी, या मैं एक ऐसी पोजीशन पर आ जाऊँगा कि बस फिर आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो एक जो इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद है वो ये है कि आप किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना उसको एनालाइज कर सको कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है, कितनी चीज़ें कंपनी बेचेगी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगी, और कितने यूनिट्स उसको एट मिनिमम बेचने हैं ताकि उसको जो है वो आगे जो है वो प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हों या वो प्रॉफिट्स के रीजन में चली जाए। दूसरा जनाब, इस चैप्टर में आप एक कोर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ब्रीफली अगर अभी बता दूं, लेट से आप अभी करंटली जो है ना 12 यूनिट्स बेच रहे हो, 12 यूनिट्स जो है ना आप बेच रहे हो, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना 7 यूनिट्स पर था, तो आप ब्रेक इवन से कितना आ गए हो? 5 यूनिट्स। दिस इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये कि यार अगर मैं 12 यूनिट्स बेच रहा हूँ और मेरी अगर परफॉर्मेंस बुरी होती है, मैं 11 या 10 या 9 या 8 यूनिट्स भी बेचता हूँ तो भी मैं प्रॉफिट के रीजन में हूँगा। यानी कि एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि आप जहाँ पे खड़े हुए हो और आपका जो 0 पॉइंट है जहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसका डिस्टेंस क्या है। बहरहाल जब हम कंप्यूटेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो डिटेल में ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर एक और चीज़ जो आईके के पास पेपर्स में आती है, पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट सीवीपी एनालिसिस का एक इस्तेमाल है, वो है टारगेट प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे लेट से आप किसी कंपनी गए, उसके बॉस ने आपको बोला यार मुझे जो है ना 1 महीने में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, बताओ मैं कितने यूनिट्स बेचूं। यानी कि रिवर्स वर्किंग, समझ रहे हो? यूनिट्स बेचकर कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? नहीं, मुझे कमाने 5 लाख रुपए, आप मुझे बताओ कि कितने यूनिट्स में बेचूं या कितनी चीज़ें बिकनी चाहिए कि मैं 5,000 रुपये का, 5 लाख रुपए का XYZ जो है वो प्रॉफिट कमा लूँगा, ठीक है ना। तो ये ब्रीफली मैंने इन टर्म्स को डिस्कस किया है, मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है ना। हसन, तुम्हारा मैंने मैसेज पढ़ा। अभी मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपके सामने पेश करूँगा तो आपको जो है वो बात समझ में आएगी, आपको बात जो है वो क्लियर होगी, ठीक है ना। लेट से इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं सर, एक छोटी सी आप मिसाल, आपने टॉपिक का एक ओवरव्यू दिया, आप इस टॉपिक की कोई छोटी सी ऐसी मिसाल दें कि ये टर्म्स कुछ हद तक दिमाग में बैठ जाएं। एक मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट से एक कंपनी है और उसके 1 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि 1 यूनिट कितने का बेचूंगा। लेट से उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो है ₹45 पर यूनिट। यानी कि भाई ये कंपनी है और वो 1 यूनिट जो है ना वो 45 रुपये का बेचती है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसकी एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से आपका क्या मुराद है, आपका क्या मतलब है? भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई कॉस्ट जो यूनिट्स के साथ चेंज करती रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, ठीक है ना। जो लोग FAR1 नहीं पढ़ चुके हो या उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो पोर्टल पर मैंने अभी डेमो पे बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं, उसमें वेरिएबल कॉस्ट बड़े डिटेल में आपको कवर करवाया हुआ है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपकी बुक शॉप है, आप मार्कर्स बेचते हो तो वो जो मार्कर्स आप खरीदते हो उसकी कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितने मार्कर्स बिकेंगे उतने मार्कर्स खरीदूंगा। लेट से एक कंपनी है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो है 25 पर यूनिट, सही है।
अच्छा जी, लेट से कि इस स्पेसिफिक कंपनी की एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है, जो हमेशा पे करनी ही पड़ती है। और लेट से कि इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो है ₹60, यानी कि 60 रुपीज़ तो इसने देने ही देने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर्मूले की डेरिवेशन एक चीज़, लेकिन इनिशियली हमें, क्योंकि ये आज का मकसद ये कि हम ये 3 टर्म्स समझ लें। एज्यूम कर लो सवाल तुमसे ये बोले कि यार कंपनी का जो है ना भाई हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, कंपनी का जो है हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का क्या मतलब है सर? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मतलब ये है कि सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर हम कितने यूनिट्स बेचें हैं, अगर आखिर हम कितने यूनिट्स बेचें, कितने यूनिट्स हम बेचें कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि हमारा जो है हम लॉसेस से निकलने वाले स्टेजेस पर हों। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट पहले तो मैं फॉर्मूले के थ्रू उसकी डेरिवेशन भी सिखानी है मुझे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको किसी कंपनी का कैलकुलेट करना है तो आप उस कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जो उस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सर कंट्रीब्यूशन क्या है सब बताऊँगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए आप कंपनी की फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अच्छा सर कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, क्या होता है? देखो एक टर्म यूज़ होती है, अगर आप सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों रखा, उसकी भी लॉजिक है, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको फॉर्मूले के थ्रू देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई कैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा जी सर इसको कैलकुलेट कर बताएं। देखो पहले तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस कितनी है? 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 25। तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आई? 20। हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आई? 20। क्यों? सेलिंग प्राइस 45 सवाल में दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 सवाल में दी हुई है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई हमारी 20 रुपये। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स निकालना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है 60, कंपनी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20, तो आंसर आता है 3 यूनिट्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 3 यूनिट्स बेचेगी ना तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। आओ इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो सेल्स रेवेन्यू, सर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? देखो अगर आप 3 यूनिट्स बेचते हो, ठीक है ना, और 1 यूनिट बेच रहे हो आप 45 रुपये का, तो अगर आप 3 यूनिट्स बेचते हो और 1 यूनिट आप 45 रुपये का बेचते हो, 3 यूनिट्स बेचते हो और 1 यूनिट 45 रुपये का बेचते हो, तो 135 रुपये आपका हो गया सेल्स रेवेन्यू। अच्छा जी, इसमें से हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 3 यूनिट्स है, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 25 है। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 25 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी थी, पर यूनिट होती है 1 यूनिट की, तो 3 यूनिट्स की टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट बन गई वो बन गई 75 रुपये बन गई। अच्छा जी, अब बताओ कि कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? अगर हम 135 में से 75 को माइनस करते हैं, तो 60 रुपीज़ हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाती है। कंट्रीब्यूशन एक टर्म है जो यूज़ होती है सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर जो आंसर आता है उसके लिए। और इवेंचुअली कंपनी को अपनी फिक्स कॉस्ट भी पे करनी होगी, तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो अगर हम माइनस करते हैं जो कि 60 की है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है। तो सर क्या ये वर्किंग हमें करनी थी? नहीं बेटा, ये वर्किंग आपको नहीं करनी थी। मैंने इसलिए कर दी ताकि आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है ना उसकी समझ आ जाए।
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये बात नज़र आ रही है कि कंपनी जब 3 यूनिट्स बनाकर बेचेगी, तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यहाँ तक सब मेरे साथ हो, क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। कोई किसी किस्म का मसला है तो बता सकते हो, और अगर कोई मसला नहीं है तो भी आप लोग मुझे जो है वो कम्युनिकेट करो, ठीक है। अगेन देखो, मैं CVP के जो लेक्चर्स हैं ना, उसके डिटेल्ड लेक्चर्स और सारी चीज़ें मज़ीद डिटेल में मैं जो है वो पहले ही ऑलरेडी पोर्टल पर एज अ डेमो रख चुका हूँ। आप लोग उसको आराम से देखकर और मुझसे मज़ीद क्लैरिफिकेशंस करवा सकते हो, ताकि फिर हम इसके पास्ट पेपर्स पे भी पढ़ें, और आज की क्लास में भी मैं यही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। काइंडली मुझे मैसेज ज़रूर किया करो, जो चैट बॉक्स है मैं उसका मैसेज देख रहा हूँ। 3-4 बच्चों का मैसेज आया है, क्लियर है या इस तरह का मैसेज। काइंडली आप सब जो है वो कोशिश करा करो, कुछ टाइम पर जो है वो आप लोग जो है वो मैसेज किया करो। अच्छा, एक मैसेज है, पोर्टल पर कंप्लीट लेक्चर्स हैं। हाँ, पोर्टल पर कंप्लीट लेक्चर्स हैं, डिटेल में लेक्चर्स हैं। 7 घंटे के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के तौर पर पोर्टल पर डाल दिए हैं। आपने सिर्फ पोर्टल पर जाना है और उन लेक्चर्स को देख लेना है। मैंने जो कल क्लास ली थी इंट्रोडक्टरी सेशन, वो भी पोर्टल पर अपलोड हो गई है। आज की लाइव क्लास भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, और ये जब पोर्टल पर अपलोड होगी तब आप लोगों को सिर्फ जूम की स्क्रीन नहीं बल्कि मैं खुद भी नज़र आ रहा हूँगा। तो आज की जब क्लास अपलोड होगी आप देखना ज़रा, उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है ना। CVP के लेक्चर्स भी बिल्कुल मैंने पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं ये सिलेबस भी ख़त्म करवा दूँ, ताकि फिर हमारे पास 2-2.5 महीने जो है वो पास्ट पेपर्स करने को बच जाएँ। चले जी, ये पहली चीज़ डिस्कस हो गई, ब्रीफली डिस्कस हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट मिल गया और फॉर्मूला मिल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर सवाल पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर कैलकुलेशंस कर लेनी है। एक कॉन्सेप्ट मिल गया, एक हमने हिंट ले ली, एक हमें ओवरव्यू मिल गया। नाउ व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेट से कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स आपको दिए हुए हों। एक्चुअल यूनिट्स का क्या मतलब है सर? एक्चुअल यूनिट्स का मतलब यह है कि अभी कंपनी कितने यूनिट्स बनाकर बेचती है। सेम डेटा लेते हैं, मिसाल के तौर पर सवाल कहता है कि कंपनी जो है ना अभी 9 यूनिट्स बनाकर बेचती है, 9 यूनिट्स बनाकर बेचती है। अभी कंपनी 9 यूनिट्स बनाकर बेचती है, ठीक है ना। यही कंपनी है जिसका डेटा दिया हुआ है, 9 यूनिट्स बनाकर बेचती है, 9 यूनिट्स। तो अगर 9 यूनिट्स बनाकर बेच रही होगी तो प्रॉफिट में होगी, लॉस में होगी, ब्रेक इवन पर होगी, कहाँ होगी? अगर 9 यूनिट्स बनाकर बेचती है तो प्रॉफिट में होगी, लॉस में होगी, या ब्रेक इवन पर होगी? कहाँ पर होगी? प्रॉफिट्स में होगी ना। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करो और मुझे बताओ, बिल्कुल प्रॉफिट्स में होगी। ऐसा ही है कि प्रॉफिट्स में होगी, बिल्कुल प्रॉफिट में होगी। क्यों प्रॉफिट में होगी भाई? 3 यूनिट्स पर उसके जो है ना फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है, और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स पर वो प्रॉफिट में होती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि आप एक्चुअल यूनिट्स और ब्रेक इवन के जो यूनिट्स हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट के जो यूनिट्स हैं, इसका डिफरेंस ले लो, विच इज़ 9 - 3 यानी कि 6 यूनिट्स। यानी कि इसमें आप ये बता रहे होते हो कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट से मैं कितना ऊपर हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे हूँ, कितना सेफ रीजन में हूँ, कितना सेफ रीजन में हूँ। मिसाल के तौर पर लेट से ये साल 2021 है, 2021 में कंपनी एक्चुअली 9 यूनिट्स बनाती है, ब्रेक इवन 3 यूनिट्स पर है, तो ब्रेक इवन से 6 यूनिट्स कंपनी ऊपर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेट से अगले साल कंपनी के हालात थोड़े ख़राब हो जाएं, कंपनी के हालात थोड़े ख़राब हो जाएं, मामला डिस्टर्ब हो जाएं, और कंपनी के जो एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड हो ना वो हो लेट से हम कह लेते हैं कि 5 यूनिट्स। तो ब्रीफली स्पीकिंग गिविंग एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम जब अपने एक्चुअल यूनिट्स में से अपने ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को माइनस करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ड्रॉप होकर 2 यूनिट्स में आ गया है। यानी कि कंपनी कहाँ जा रही है? खतरे की तरफ जा रही है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे तो आपको लॉसेस ही होते हैं, यानी कि आपको खतरा ही खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? इस बात का खतरा है कि मैं लॉसेस वाले रीजन में लैंड अप ना कर लूँ अगर इसी तरह से चलता रहा। तो मुझे बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है या जितना कम हो उतना अच्छा है? क्या कहते हो? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। चैट बॉक्स मेरे सामने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना यूनिट्स में ज़्यादा हो उतना अच्छा है या कम हो उतना अच्छा है? जितना, हाँ भाई चैट बॉक्स में लिखकर काइंडली सब मुझे जवाब दो। चैट बॉक्स में लिखकर काइंडली मुझे जवाब। ज़्यादा, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हूँ।
जितना कम होगा उतना बुरा है, क्योंकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ रहा हूँ, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चला गया तो लॉसेस ही लॉसेस हो जाएंगे। तो बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, उतना बेहतर है, उतना अच्छा है। तो ये मैंने आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक आइडिया दे दिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो है क्या। सिर्फ इतना है सर? नहीं, इतना नहीं है, डिटेल में है, लेकिन एक हिंट तो मिल गई ना, एक आइडिया तो मिल गया, एक टर्म से फेमिलियरिटी आपकी हो गई, ताकि आप जब सवालात देखोगे या रिकॉर्डेड पोर्शंस भी देखोगे तो आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, टारगेट प्रॉफिट, ये नेक्स्ट टर्म है। लेट से यही पर्टिकुलर कंपनी जिसका मुझे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, और जिसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी मुझे दी हुई है। लेट से ये कंपनी तुमसे ये पूछती है कि यार हम चाह रहे हैं साल 2023 में, कंपनी चाह रही है कि साल 2023 में कंपनी जो है ना वो लेट से 100 रुपये का प्रॉफिट कमाए। कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी ये चाह रही है कि साल 2023 में कंपनी जो है वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाए, ठीक है ना। और कंपनी तुमसे ये पूछती है कि भाई अगर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट कमाना होगा, हमें अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हम चाहते हैं कि हम कमाएं, तो हम आखिर कितने यूनिट्स बेचेंगे ये प्रॉफिट कमा लेंगे। कैसे बेच रहे हैं यूनिट्स वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम बेचने के माहिर हैं। लेकिन अगर मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, CEO CFO आपसे पूछता है कि भाई मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, बताओ हमें कितने प्रोडक्ट्स, कितने यूनिट्स हम बेचेंगे कि हम जो है वो प्रॉफिट 100 रुपये का कमा सकेंगे। तो आप कहोगे कि ये सवाल टारगेट प्रॉफिट का है, और अगर मुझे कभी भी मुझे टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स चाहिए होंगे, कोई सवाल इस तरह का आ जाए कि भाई 100 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने हैं, यानी कि टारगेट प्रॉफिट के अगर आपको यूनिट्स चाहिए तो आप यूज़ करोगे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। आप ऊपर वाले सिनेरियो को देखो अगर, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो 60 थी, आपको 100 रुपये का टारगेट प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 20 रुपीज़ है। इस हिसाब से आपका जो आंसर आता है 60 + 100 इज़ 160 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 8 यूनिट्स। यानी कि आप कंपनी के मालिक को बोलोगे, CEO CFO या जो भी आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, उसको आप ये कहोगे कि अगर आपने 8 यूनिट्स बेच लिए तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको ज़रा देख भी लेते हैं। देखो सेल्स रेवेन्यू किस तरह से आएगा। 45 रुपये का एक यूनिट बेचता हूँ और अगर 8 यूनिट्स बेचता हूँ, 45 रुपये का एक यूनिट और 8 यूनिट्स, तो मुझे बताओ सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। 45 × 10 इज़ 450, 450 में से 90 हटा दो तो 360। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये है, 8 यूनिट्स की हो जाएगी 200 रुपये। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 160। फिक्स कॉस्ट कितनी है जो देनी ही देनी है? 60 रुपीज़ की, तो 100 रुपये के प्रॉफिट पर आ गए। ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने के लिए किया, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आई होप कि आपने चीज़ें सीखी होंगी। कुछ 2-4 बातें मैं करूंगा जिसके बाद हम क्लास को एंड अप करेंगे, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्लासेस के ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। अभी मैं इतना आप लोगों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। मैंने आप लोगों को जो है वो आज कॉस्ट की 4 टाइप्स हैं वो बताई, मैंने आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो बताया, CVP एनालिसिस का स्टार्ट दिया, और आप लोग ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपने स्क्रिबल्स के पोर्टल पर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने जो है डेमो के लिए कोई 7-8 घंटे के लेक्चर्स ऐसे ही डाल दिए हैं। CVP एनालिसिस है, उसमें बेसिक कॉस्टिंग है, CVP एनालिसिस के कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अच्छा, हैंडआउट्स, बिल्कुल मैं हैंडआउट्स जो है वो पोर्टल पर कल अपलोड करवा दूँगा, ठीक है ना। और अभी तक जितने वहाँ पे लेक्चर हैं वो सारे डेमो में। अगर कोई फुल कोर्स परचेज़ करना चाहता है तो 25 सितंबर तक जो फुल कोर्स की फ़ीस है वो ₹5000 ओनली है। स्क्रिबल्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं जो है हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप से उस पर शेयर कर दूंगा। मैं अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिस पर मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे सेशन के फ़ौरन बाद व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप के सारे लोग जो है वो ग्रुप पर पहले ही एडेड हो। इनरोलमेंट्स के लिए जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। डेमो लेक्चर्स आपके पास हैं, हैंडआउट्स भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मौजूद होगा।